नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कृषि की बात में और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। आज हमारे साथ शो में जुड़े हैं किसान नेता राकेश टिकैत जी, जो हमें बताएंगे कि दिल्ली की महापंचायत में हुआ क्या। और महापंचायत के बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे किस प्रकार से मौसम के कारण फसलें खराब हो रही हैं और कुछ और अन्य मुद्दों पे। तो समय ना बर्बाद करते हुए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राकेश टिकैत जी को हमारे शो में। प्रणाम राकेश टिकैत जी, और आपका स्वागत है। हाँ, नमस्कार भाई, नमस्कार। जी जी, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि कितनी गर्मी थी किसान पंचायत में। कितने सारे किसान फिर से दिल्ली में आए, क्या हुआ इस किसान पंचायत में? देखो, बहुत दिन से दिल्ली में मीटिंग नहीं हुई थी और जो पहली मीटिंग भी हुई वो दिल्ली के बाहर हुई, बॉर्डर पे। हम्म। दिल्ली के अंदर मीटिंग की है ये, और काफी स्टेट से इसमें लोग आए क्योंकि हम्म। कटाई का भी टाइम चल रहा है और मौसम भी खराब था। तो उसके बावजूद भी काफी संख्या में लोग दिल्ली में आए। पुलिस ने कुछ स्टेशनों पर लोग रोके और फिर करीब 11 बजे के बाद में, 12 बजे के बाद में दिल्ली में भी लोगों को रोक के और उनको घुमाते रहे दिल्ली में, इधर भेज दिया इधर भेज दिया। तो बहुत लोगों को आने नहीं दिया। ये भी वहां पर हुआ है। और हुआ क्या कि मीटिंग होती है, मीटिंग करते हैं सभी लोग, एक दिन का प्रोग्राम था। और लोकतंत्र में भीड़ तंत्र भी लोकतंत्र में दिखाने का एक वो है कि भाई भीड़ है, और किसी एक मुद्दे पे एक जगह भीड़ इकट्ठा होना, तो वो लगता है कि ये सरकारों से नाराजगी है। हम्म। जी देखिए, उसमें कई सारे मुद्दों के बारे में बात हुई और मेरा ये मानना है कि शायद से कोई 16 मुद्दों का एक चिट्ठी कृषि मंत्री को भी दी गई। तो क्या थे वो मुद्दे? क्या कुछ पुराने मुद्दों से कुछ नए मुद्दे उसमें जुड़े हैं? थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं। देखो, मुद्दे तो बहुत हैं। उसको 8 लिख लो, 7 लिख लो, 2 लिख लो, उसको 20 लिख लो। हम्म। हर स्टेट के अलग अलग इशू हैं, पूरे देश भर में इशू हैं। अब वो उनको दिया है पूरा एक ड्राफ्ट बना के। ये हुआ कि 2 साल बाद में सरकार से एक बातचीत शुरू हुई। इस मीटिंग की यही खासियत कह सकते हैं कि 22 जनवरी 2021 को आखिरी बार भारत सरकार से बात हुई थी। उसके बाद में कभी किसी अधिकारी से, किसी मिनिस्टर से कोई बात नहीं हुई। ये कल जरूर बात तुमसे हुई है। अब वो देखते हैं कि उन पे कितनी पे सहमति होते हैं। खास करके जो फसलों का नुकसान हो रहा है अभी बेमौसम बारिश से, उस पर उन्होंने जल्दी राहत देने की बात करी है। और वो है भी कि तुरंत राहत किसानों को मिल जाए, क्योंकि किसान बर्बाद बहुत हो गया है इससे। और ये बहुत बड़े क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। फसल पकी हुई है, फसल नीचे कट गई है, तो उसमें नुकसान बहुत होता है। जी, देखिए मौसम की तो बात हम ज़रूर ही करेंगे टिकैत साहब, लेकिन जानना ये ज़रूरी है कि पहले जब पिछली बार आप लोग जब मिले थे और आपने आंदोलन कहा कि हम अपने अब घर वापस जाएँगे, कब बातचीत से मामला सुलझाया जाएगा। तो सरकार ने आपको कहा कि आपके सारे केसेस वापस ले लिए जाएँगे। जो आपके हत्याकांड में जो न्याय मिलेगा किसानों को, जो आपके लखीमपुर खीरी में हुआ, उसके साथ-साथ एमएसपी पे कमेटी बैठेगी और कानून दिया जाएगा। अब अगर आपकी ओर से बात की जाए किसानों की ओर से, तो आपने तो सारी शर्तें मानी, किसान आंदोलन ने सारी शर्तें मानी, लेकिन भारत सरकार एक भी शर्त पे खरा नहीं उतरा है। तो किस प्रकार से अब बातचीत का क्या आधार होगा कि जब भारत सरकार ने अपनी कोई बात नहीं मानी तो? देखो, हमारे दोनों रास्ते खुले हुए हैं। आंदोलन का भी रास्ता है, हम्म। उससे हम जनता को अपनी बात बताते हैं। और अगर भारत सरकार बात करना चाहती है तो हम अपनी बात उनको भी बताते हैं। अगर वो बात करना चाहेंगे तो हम बिल्कुल बात करेंगे, हम कोई बात से डिनाई नहीं करते। हमने बार बार उनको लिखा है कि टेबल पे बैठना पड़ेगा, आप बात करो। लेकिन अगर वो बात करना ही नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते और देश के संविधान और कानून को नहीं मानते, तो उसका तो कोई इलाज हमारे पे है नहीं। भाई, हम्म। हम वो तो है नहीं कि हम लाठी और बंदूकें हम उठावे और हम उस तरफ जाएं, वो तो हमारा नहीं। हमारा तो लोकतंत्र में जिस भाषा का इस्तेमाल होता है,
हम उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र में ये कि अपनी देश में हमको संविधान में आजादी दी है कि अपनी बात कहने का हमको हक दिया है, हम उसी माध्यम से अपनी बात कहते हैं। दिल्ली में दिल्ली ऊंची सुनता है तो हमने दिल्ली के अंदर बात कही, अधिकारियों पे जब लोकल में रहते हैं तो वहां की स्टेट को कहते हैं। और हमारे पिछले जब से दिल्ली से गए तो पूरे देश भर में हम गए हैं, पूरे देश भर में मीटिंगें करी है और हालात खराब ही है सब जगह, कोई अच्छी रिपोर्टें पूरे देश की नहीं है। अच्छा, टिकैत साहब, थोड़ा सा मैं इस सवाल पे और आपसे एक जवाब चाहूंगा कि क्या सारे केसेस जो इस समय किसानों के ऊपर थे, क्या वो वापस ले लिए गए हैं? अब किसान आंदोलन को खत्म हुए इतने दिन हो गए हैं, किसान लौटे हुए, लेकिन क्या सारे केस वापस हो चुके हैं? आपके हिसाब से क्या क्या देखो, हालत है? पंजाब में कुछ केस वापसी हुए हैं, हरियाणा में हुए हैं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में नहीं हुए, कुछ केस शायद वापसी हुए होंगे दिल्ली में, उसकी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन बहुत जगह केस किसानों के ऊपर हैं जो आंदोलन के दौरान के मुकदमे हैं। अब पुलिस है कि वो किसी उसको कितना हिरेंस क्राइम का केस बना दे, किसी को हल्का बना दे, वो उनके हाथ में होता है। अगर सरकार चाहेगी कि केस बड़े बढ़ाने हैं तो वो बड़े बढ़ा देगी, सरकार चाहेगी कि छोटे बढ़ाने हैं तो वो छोटे बढ़ा देगी। जी हमने उन केसेस की बात करी है जो आंदोलन के दौरान। जी। और जो, क्योंकि आप लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा मुख्य बातचीत और जो सुलह थी वो किसी प्रकार से आप ही ने कराई, आपने एक बड़ी भूमिका निभाई थी उस समय मामला और खराब होने से बचाने के लिए। तो उसका, उसमें क्या हो रहा है मामले में? भी क्या टेनी साहब को कुछ कार्रवाई और बढ़ी कि बेल हुआ, क्या चल रहा है उसमें? थोड़ा सा आप जनता को ये भी देखो, बताएं। उसमें बेल हुई है, जी। आशीष की भी बेल उसमें हुई और जो दूसरे और किसान थे उनकी भी बेल हुई है, जी। क्योंकि दोनों तरफ से बराबर के मुकदमे उन्होंने लगाए, तो दोनों तरफ से ही बेल हुई। सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान ले रहा है और सरकार का मुकाबला हम आंदोलन से करते हैं, अपनी बात से कर सकते हैं। उनके पास में भाई पिता होम मिनिस्टर हो, पुलिस फोर्स और सरकार उनकी हो, वे 35-35 एडवोकेट कर सकते हैं। हमारे पास में ना इतना वो है कि एडवोकेट तो उनको बड़े एडवोकेट हम कर सके। तो हमारे तो जो भी एडवोकेट मदद कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करते हैं। तो यही चल रहा है कि अपने आंदोलन के माध्यम से अपनी बात हम जरूर कहते हैं और जो हमारे वकील हैं जो इस केस में मदद कर रहे हैं तो उनका भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। टिकैत साहब, कल जो है आपके कुछ काफी सारे लोग किसान नेता जाके मिले कृषि मंत्री से, लेकिन जी उसमें आप नहीं जी। दिखे। तो क्या कोई सैद्धांतिक रूप से आपका विरोध था मिलने से कृषि मंत्री से, कि बस मौका नहीं मिला मिलने नहीं का? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग थोड़े जाते, भाई अगर हम जाते तो और बहुत लोग थे कि वे भी सब जाएंगे, फिर 40 आदमी 50 आदमी जाएंगे। तो जब हम ही नहीं गए तो हमने कहा कि भाई जब हम नहीं जा रहे, एक कमेटी है उसको जाने दो। तो वो कमेटी चले गई, हम भी बाहर रहे, तो बहुत लोग फिर बाहर रहे कि वे भी फिर बाहर रहे। तो बड़ी भीड़ थी ना, तो उसमें कितने लोग जा सकते थे, एक कमेटी जाती। और जो हमारी टीम गई है वो हम ही थे, एक टीम वर्क है ये पूरा, एक आदमी का किसी का संगठन नहीं है, किसी एक संगठन की ये पंचायत नहीं थी, ये किसान संयुक्त मोर्चे की थी। और किसान संयुक्त मोर्चे में जो भी कमेटी ने तय किया, क्योंकि हम पब्लिक के बीच में रहे, हम उनसे बातचीत करते रहे, तो उन्हीं के बीच में हम रहे। टिकैत साहब, आपने देश के किसानों की बात करी, आपने कहा कि हर तरफ जो है हालत ठीक नहीं है और काफी गंभीर हालत है कृषि की। जब हम बात करें तो थोड़ा सा उस अनुभव जी, के बारे में भी हमें बताएं कि किस क्षेत्रों में आप गए जहां पे आपको लगता है कि कृषि और किसान बेहाल बेहाल बहुत ज्यादा है। देखो, हम कश्मीर में गए, श्रीनगर में, हम्म। वहां सेब का किसान है और जो सेब की वैली है पूरी, एक बहुत बड़े क्षेत्र में वहां का किसान खेती करता है, जो वहां से फ्रूट आता है। हमको जब ही सस्ता मिलता है कि जब वहां पे कश्मीर में हमारी फसल अच्छी होगी। वो एक अकेला ये नहीं कि कश्मीर के लोगों का वो है, वो वैली हमारी सबकी है, पूरे देश की है वो। उनका ये था कि उनको भाव ठीक नहीं मिला और करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का उनको नुकसान
कब हुआ, जब हम गए वहां पे, उनके जो ट्रक आ रहे थे वहां से, वे ट्रक रोक के बॉर्डर पे हम्म, 18 दिन तक ट्रक खड़े रहे। अगर तेल पैक होके सड़कों के अंदर खड़ा रहेगा, ये बड़ा सेंसिटिव वो होता है फ्रूट। हम्म, वो गर्म होकर उसका टेम्परेचर उसमें गर्म हुआ, वो पूरा सेब उनका खराब हुआ। करीब 1500 से 2000 करोड़ का सीधा नुकसान उनका हुआ। करीब 40,000 करोड़ का व्यापार वहां से होता है, हम्म, ये सीधा नुकसान उनको हुआ। भाई हमको उस वैली को बचाना है, उनसे कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। हमारा वहां से पूरे देश का जो सेब है वहां से वो भूटान जाता है, वहां से हम नेपाल उसको भेजते हैं, बांग्लादेश जाता है और हम्म, पूरे देश भर में जाता है। अब इसकी जांच होनी चाहिए कि क्यों ट्रक रोके गए थे। यहाँ से भी कोई फल सब्जी है, वो तो एक किस्म से ऐसे है जैसे एम्बुलेंस को हम नहीं रोकते, ऐसे हम्म, ही हम फल सब्जी को, जो सप्लाई चेन है वो तो युद्ध में भी नहीं रुकती। जो फूड सप्लाई चेन है जी, वो युद्ध में भी नहीं रुकती, तो वो क्यों रोका गया है? क्या उसको उन कश्मीर के किसानों को नुकसान करना था? उसकी जांच होनी चाहिए। हम वहाँ पंजाब का यही हाल होता है कि पंजाब में फसलें, पूरी फसलें की खरीद नहीं होती, यही हरियाणा में है। यही हम अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में करें, हम्म, एमएसपी पे खरीद होती थी, वहां से चावल खरीदते हैं बिहार से, और पूर्वांचल के मिर्जापुर, जौनपुर, हम्म, बनारस, ये जितनी भी बेल्ट पड़ती है, यहाँ से चावल की खरीद करते हैं। और एक चावल वहां पर होता है, वो चावल यहाँ पे नहीं होता, तो वहां से उसकी खरीद होगी। उस चावल को रामपुर, मुरादाबाद, इन जगह पे बेचा जाएगा। व्यापारी उसको खरीदता है, मंसूरी उस चावल का नाम है, हम्म, और यहाँ पर एमएसपी पे बिकता है। तो अगर व्यापारी सस्ते में चावल बिहार से खरीद के धान और यहाँ पे एमएसपी पे बेचेगा, तो दो तरह का नुकसान कर रहा है। एक तो वहां किसान को एमएसपी नहीं मिलती, हम्म, दूसरा यहाँ का किसान के नाम से वो चावल को बेचता है। हमने रामपुर जिले की रिपोर्ट पूरी सरकार को दी, उसमें पूरा फर्जीवाड़े के दस्तावेज दिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो ये है कि बिहार में मंडी बहाली बिहार में होनी चाहिए। जो बाजार समिति है, वो वहां पे एक आंदोलन चल रहा है। हम अभी गए थे वहां पे, रोहतास, बक्सर, कैमूर, इन जिलों में हम गए थे। वहां पे भूमि हम्म, अधिग्रहण के वहां पे इशू है, मतलब बिहार को एक किस्म से खत्म कर दिया। बिहार से जो प्लान हो रहा है, बिहार के लोग मजदूर बन गए हैं, लेबर बन गया है पूरा बिहार, और उसके बाद में कंपनियां वहां पे खेती करेगी। तो यही हाल पूरे देश में होना था। हम इसी तरह से झारखंड में गए तो वहां पे आदिवासी है, झारखंड में, महाराष्ट्र में, तो आदिवासियों के वहां पे भी उनके जंगल काटे जा रहे हैं माइंस के नाम पे। हम्म, आप उनको कहाँ हटाओगे? अभी छत्तीसगढ़ में हम गए, कोल माइन, ये सब जगह दी जा रही है अडानी को। वहां से जंगलों को खाली करा जा रहा है। और जो हम खटाई खाते हैं, अमचूर, जो आम का बनता है, वो आदिवासी बनाते हैं। जो इमली है, जंगलों में इमली के पेड़ है ओरिजिनल, वो इमली पूरे देश और पूरी दुनिया में जाती है, तो वहां पे पैदा होती है। और भी तेंदुपत्ता और भी कई तरह के अनाज वहां पे है। तो वे लोग जंगलों से हटेंगे, जंगल काटते जाएंगे, गांव उजाड़े जा रहे हैं आदिवासी के, तो पर्यावरण को भी नुकसान होगा। तो ये हम्म, हालात है। हम अगर साउथ की बात करें, तो वहां पे गरम मसाले होते हैं, वहां पर नारियल होता है, सुपारी होती है, उसका भी भाव नहीं मिल पा रहा है। तो जी, पूरे देश की हालात ये, गन्ने का किसान आप लगा लो, जहां जहां पे भी गन्ने की बेल्ट है, अभी आप देखोगे तो पूरी जो आगरा और ये जो बेल्ट है पूरी, इसमें हम्म, आलू का किसान बर्बाद हुआ, जी, महाराष्ट्र के अंदर प्याज का किसान बर्बाद हुआ। तो यहाँ पे कोई व्यवस्था देश में है ही नहीं। देश में कृषि मंत्रालय नहीं, हम्म, देश में कोई कृषि मंत्री नहीं है। आप कहोगे नहीं, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री है, इनके पास में 18% का कृषि मंत्रालय है। ये हम्म, करीब 17-18 विभागों से जुड़ा हुआ कृषि विभाग है। हमको सबको एक ज्वाइंट एग्रीकल्चर एक कमेटी बनानी चाहिए मिनिस्टरों की। हम्म, कितनी जनसंख्या हमारी है, कितने क्षेत्रफल में हमारा आलू लगा हुआ है, अगर कितने में ज्यादा लग जाएगा तो उसको कीमतें नहीं मिलेगी, और कम लगेगा तो उसकी कीमतें महंगी होगी।
ये पूरा डाटा हमारे पास में नहीं है, लेकिन देश के पॉलिटिकल आदमियों के पास में, देश की पॉलिटिकल पार्टियों के पास में ये जरूर डाटा है कि कहाँ किस क्षेत्र में कौन सी जातियां हैं, उसकी वोट हमको मिलेगी या नहीं मिलेगी। वोटिंग का डाटा पूरा फीडिंग देश में है। देश में सिर्फ काम एक ही चीज पर हो रहा है कि वोट कैसे मिलेगी, जाति आधार पर मिलेगी, भाषा आधार पर मिलेगी, क्षेत्र के आधार पर मिलेगी, धार्मिक आधार पर मिलेगी, यहाँ पे किस उससे वोट मिलेगी। सिर्फ डाटा वोटिंग का डाटा है, जातियों का डाटा है, लेकिन देश में जनसंख्या और फसलों का डाटा हमारे देश में नहीं है। इसीलिए देश का किसान जब उसका फसल ज्यादा हो जाती है तो जब बर्बाद होता है, कम होती है तो ये बाहर से मंगा लेते हैं। तो ये एक बड़ी पॉलिसी, बड़ी विचित्र बात देश में है। जी, कि जब जब भी किसान की अच्छी फसल आए तो होए किसान बेहाल, मतलब होली त्योहारी का माहौल ना हो, बल्कि दाम गिरने के बाद वो हो जाए, मातम मनाएगा वो जी किसान। जी जैसे आलू जी का, जी। प्याज का हर तरफ हम देख रहे हैं। तो टिकैत साहब, हाँ एक और मेरा सवाल बन के आता है इस सब से कि आगे की नीति क्या होगी? और मैं आपका ध्यान थोड़ा-सा लाना चाहता हूँ डचलैंड के बारे में। नेदरलैंड्स करके एक देश पड़ता है यूरोप में, जहाँ के किसानों ने भी सरकार के खिलाफ अभी भी बहुत बड़े-बड़े आंदोलन किए। उन्होंने अपने ट्रैक्टरों से उनकी सड़कें रोकी, और जब उनका इलेक्शन आया, तो किसानों ने हाँ एक अपनी पार्टी बना के इलेक्शन में घुसे वो लोग, और जो वहाँ की सबसे मुख्य पार्टी थी, उसमें उनको उन्होंने हराया। साथ-साथ डचलैंड में 17 सीटें जीती किसानों की पार्टी ने, जो वहाँ पे जाके आंदोलन कर रही थी। क्या आपको लगता है कि जो विजय हुई है किसानों की नीदरलैंड्स में, अब भारत में भी वो समय आ चुका है कि जब वोट की सब बात है, वोट के ही पीछे सब लोग मंडरा रहे हैं, तो भारतीय किसानों को भी कुछ ना कुछ राजनीतिक पहल करनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे स्थिति सिचुएशन दूसरी है। हुँ, हुँ। यहाँ पे बड़ा देश है और एक ही समय में यहाँ पे 17 तरह के मौसम देखने को मिलेंगे। जी। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग इशू हैं, अलग अलग फसलें हैं। हुँ, हुँ। यहाँ पे किसान उस हिसाब से इकट्ठा नहीं होगा। और बहुत ट्रायल पॉलिटिकल देश में हुए हैं, उसमें किसान सक्सेसफुल नहीं होता, जी। क्योंकि वो इतना बांट दिया गया जाति में, धर्म में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, कि वो इसके लिए इकट्ठा होगा ही नहीं। और उसके नतीजे हमने देखे भी हैं कि जब दिल्ली में आंदोलन चला तो बहुत लोग इलेक्शन लड़ने गए और वो फेलियर हुए। और उससे जी। पहले भी जिन जिन किसान नेताओं ने इलेक्शन लड़े, अपनी वो बना के वो फेल वहां पे हुए। तो पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए और मूवमेंट पर, आंदोलन पे हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब हम यहाँ पे केंद्र सरकार में, यहाँ दूसरी पार्टी है, उसके खिलाफ हमारे आंदोलन चलते हैं। हरियाणा में हम, वहां पे दूसरी सरकारें हैं। छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां दूसरी पार्टी की सरकारें हैं। तो किसके खिलाफ करेंगे? हमें मूवमेंट और जो सरकारों की पॉलिसी अगर गलत है उसके खिलाफ मूवमेंट में खड़ा होना चाहिए। हमें किसी पार्टी के साथ में नहीं जुड़ना चाहिए। अपनी बात रखो, स्थानीय सरकारों से बातचीत करो, अपने मुद्दे बताओ, तो उसी से ही समाधान होगा। और किसी को पार्टी ज्यादा शौक है तो आज भी पार्लियामेंट में हमारे आप ज्यादातर मेंबर पार्लियामेंट वो गांव ही बेस्ड आते हैं, उनका व्यवसाय कृषि लिखा हुआ है, तो वे आवाज उठावे वहां पे। जो भी आवाज उठाएगा किसी भी पार्टी का होगा तो हम उसका धन्यवाद करेंगे। जी। जी, अगर पॉलिटिक्स की बात करें और राजनीति की, तो हमने देखा कि पिछले कुछ साल में कई सारे किसान ग्रुप्स, मतलब आपके भी जो गुट में जो है तरह-तरह के विवाद हुए और कुछ-कुछ लोग अलग हटे। जैसे उग्राहा अभी अभी हाल ही में उग्राहा का जो बड़ा संगठन था, उसमें काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ, अखबारों में भी बातें छपी। तो ये किस प्रकार की नीतियाँ चल रही हैं किसान आंदोलन के अंदर ही? क्या ये जो अलगाव हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? थोड़ा-सा इसके बारे में आप टिप्पणी ये करें। तो भाई भारत सरकार, उसका काम यही तो है कि जो एकजुट हो तो उसको तोड़ दिया जाए, उसी काम पर तो लगी हुई है। हुँ, हुँ। भाई ये पॉलिटिकल, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ रहे हैं तो किसान संगठन तो कुछ है ही नहीं। जी। सरकारों का ये रहता है कि एकजुट ना हो किसान संगठन। पंजाब का हमारा मजबूत किसान संगठन एसकेएम का है, हुँ, तो हुँ। उनको तोड़ रहे हैं। अभी और भी तोड़-फोड़ ये करेंगे, जो इनकी पूरी रणनीति है। अब ये खाप पंचायतों को तोड़ने का काम करेगी।
खाप पंचायत तो कोई एक बिरादरी का बनाने का काम करेगी। खाप पंचायत एक बिरादरी की नहीं है। खाप पंचायत तो एक क्षेत्र की होती है और उसमें सभी बिरादरियां उसमें ज्वाइंट रहती है। अब सरकारों का काम ये है कि इनको तोड़ो और एक बिरादरी की खाप पंचायत बनाओ। उनको फिर अलग अलग उनके संगठन बनवाओ, किसान संगठन, और एक खाप पंचायत दूसरी खाप पंचायत के विरोध में खड़े करे। ये सरकार के एजेंडे में बहुत से किसान संगठन ये बनवा रहे हैं। अब नए जो सरकारी किसान संगठन है, जो सरकार की पैरोल पर काम करेंगे, सरकार के कहने पर काम करेंगे, तो वे धीरे धीरे उन संगठनों को वे बढ़ावा दे रहे हैं। ये नया एसकेएम भी बनवाएंगे, ये सब काम करेंगे। जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी थी वो तोड़ दी, शिवसेना जैसी पार्टी को तोड़ दिया इन्होंने। इन्होंने हरियाणा के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल वो था, उस परिवार को तोड़ा। उत्तर प्रदेश में भी एक पॉलिटिकल परिवारों को तोड़ दिया। आप बिहार में देखोगे, बिहार में भी पॉलिटिकल पार्टी उनको तोड़ रहे हैं जी। आप जिस क्षेत्र से आते हो, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री उनके परिवार को कैसे तोड़ा, तो इनको तोड़ना बड़ा आसान लगता है। कोई 2 महीने में टूट जाएगा, कोई 5 साल में टूट जाएगा, कोई 6 साल में टूट जाएगा। तो तोड़ने में इनको कोई गुरेज नहीं है। ये लंबी पारी खेलने वाले लोग हैं, तो जनता को इनकी बात को समझना चाहिए। भाई कोई नहीं टूटता, एक राज्यसभा में टूट जाएगा। आप बहुत से लोग टूट जाते हैं, एक राज्यसभा दोगे उसमें टूट जाएगा, और पूरे परिवार से भी अलग हो जाएगा। जी। टिकैत साहब, एक व्यक्तिगत सवाल भी था आपसे कि आपके खिलाफ हमने सुना अखबारों में कि आपको जो है लोगों ने शायद से धमकियां मिली आपको फोन के ऊपर, और उसके ऊपर कुछ ऐसे तहकीकात भी हुई, आप पुलिस के पास भी गए। वो मसला क्या था, और ये कौन लोग हैं जो देखो, आप? बहुत जगह ये ज्यादातर जो लोग मिले, हरियाणा के अंदर हमारी 4 गाड़ी तोड़ी, तो वहां पे जितने भी बच्चे थे वे सब बीजेपी के थे। लेकिन हमने उनको फिर पुलिस को भी कहा कि भाई कोई केस इनके ऊपर ना करो, आप इनको छोड़ दो, क्योंकि उनके परिवार वालों के फोन आए। हमने कहा कि आंदोलनकारी है, इनमें काले झंडे दिखाए, हमारे ऊपर वो अटैक करा, गाड़ियां तोड़ी। लेकिन फिर भी इनको रहने दो, क्योंकि बच्चों पे नाम इनसे माफी मंगवाएंगे इनको, पुलिस से फिर उनको छुटवाया भी। वहां पे कर्नाटक में हमला हुआ, उन्होंने सीधा डायरेक्ट हमला कर्नाटक में बेंगलोर में किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, वो सबने देखा। वे लोग पकड़े हुए भी उन्हीं से जुड़े हुए थे, वो क्रिमिनल टाइप के लोग थे, वो भी इसी सरकारों से जुड़े हुए लोग थे, इसी विचारधारा के थे। दूसरी जगह भी दिल्ली में भी हुई है, दिल्ली एयरपोर्ट पे मिले, फ्लाइट के अंदर मिले, तो इनको कहां कहां ढूंढोगे? ये विचारधारा मानसिक रोगी लोग होते हैं। पुलिस कार्रवाई करती भी है, हम लिख कर देते हैं उनको, तो पुलिस कार्रवाई करती भी है इनके ऊपर। जी। ठीक है साहब, इसी के साथ आखिरी सवाल कि ये जो जितना भी मौसम का नुकसान हुआ है इस समय, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही, हर कहीं मौसम की मार पड़ रही है। चाहे राजस्थान में आप देखें, राजस्थान में ओले पड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में और बाकी सब क्षेत्रों में भी। तो क्या क्या कमी है? भारत सरकार क्यों नहीं इस समय किसानों के साथ खड़ी हो पा रही है? और जो फसल बीमा स्कीम है सरकार की, उससे कितने लोगों को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? इसके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं। देखो, फायदा नहीं मिलता अभी। जो कंपनियां हमारी है फसल बीमा योजना में, उन कंपनी के कभी ऑफिस आपने देखे हो? आप उनको तलाश करना कि उनके ऑफिस कहाँ है। जब किसी कंपनी का ऑफिस ही नहीं है कहीं, तो ऐसा ही वो पैसा देगी। ये व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों की सरकार है। व्यापारी को कैसे फायदा होगा, उस पर ये काम करते हैं। किसानों को फसलों में नुकसान होगा, उसको भाव नहीं मिलेगा, प्राकृतिक आपदा सब बढ़ेगा, जब भी तो खेती को छोड़ देगा। इनकी प्लान भी यही है कि किसान खेती से अलग हों। 40% लोग का इनका ये है कि 40% लोग एग्रीकल्चर को छोड़ दें। तो ये तो इनके फायदेमंद होता है भाई। प्राकृतिक मार झेल रहे हैं, भाव की मार झेल रहे हैं, तो सरकारों को ये लगता है कि ठीक हो रहा, खेती से लोग नफरत कर अपनी जमीन बेचे। और आप देखोगे बहुत बड़ी तादाद में व्यापारी जमीनों को खरीद रहा है, सब पैसा वो जमीन के अंदर लगा रहा। तो इनकी बड़ी प्लान है 2047 तक
उनका है कि 60 से 70% जमीन किसान की खरीद के व्यापारी के पास में चली जाए। जी। तो इसी के साथ टिकैत साहब, मैं एक और सवाल आपसे पूछूंगा, तो भविष्य किस प्रकार से दिख रहा है और क्या संदेश है आपका देशवासियों के लिए कि हम लोग कैसे तैयार हो सकते हैं इन सारी चीजों से लड़ने के लिए, या अपने आप को बस तैयार करने के लिए इस भविष्य के लिए? देश कहाँ गया है? आज से 10 साल पहले हमारे पास में क्या था? उनकी कीमतें बढ़ी है। हमारे पास में पैसा, बैंक बैलेंस या रोजगार, वे बढ़े या घटे, उसी से ही देश, अगर हमारी चीजें बढ़ी है तो देश बढ़ा है। हमने बैंक बैलेंस बढ़ा, हमारे पास में सोना चांदी था वो बढ़ा है, तो इसका मतलब देश भी बढ़ा। और अगर हमारे रोजगार बढ़े हैं तो देश भी बढ़ा है। और अगर रोजगार कम हुए, हमारी जमा पूंजी घटी है, तो देश घटा है। हम्म। तो इसी से ही वो जरूरत है करने की, देखने की। अगर हम बढ़े हैं तो देश भी बढ़ा, हम घटे हैं तो देश भी घटा। देशवासी को पैमाना, देशवासी के पास में खुद के पैमाने से अपने आप को देखें। अगर हम बढ़े घटे तो उसी तरह से देश भी बढ़ा और घटा। जी, तो धन्यवाद टिकैत साहब। दोस्तों, ये थी राकेश टिकैत जी की बातें, और अगर आपको इनकी बात अच्छी लगी हो तो भूलिएगा मत हमारे यूट्यूब चैनल पे अपनी बात लिखने के लिए, या फिर हमारे ट्विटर पेज पे अपना ट्वीट करने के लिए विथ हैशटैग कृषि की बात। तो दोस्तों, आप, ये शो तो खत्म हुआ, लेकिन आप कहीं और जाइएगा मत, क्योंकि द वायर आपके लिए और बड़े सारे शो ला रहा है बहुत जल्द। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।